गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से कक्षा 11 के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी साहित्य में जो अंतरा भाग फर्स्ट है उसके काव्य खंड में पाठ संख्या 4 पद्माकर द्वारा रचित काव्य को हम पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वह अनेक राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं। उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ जीवन यापन किया था। आज के इस वीडियो में आप सबसे पहले कवि पद्माकर के जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कवि पद्माकर के बारे में। पद्माकर कौन थे उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि का नाम है पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कवि पद्माकर का जीवन परिचय। आप देखिए, पद्माकर का जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा नामक ज़िले में हुआ था। इनके परिवार में इनके माता पिता और संपूर्ण परिवार के जो सदस्य थे कविता किया करते थे, इसलिए इनके वंश में जो कवियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से इनके परिवार का नाम, इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ा। क्योंकि इनके घर में घर के सदस्य सभी कविता की रचना करते थे, सभी कवि थे, इसलिए इनके वंश को ही कवीश्वर नाम दे दिया गया, जिससे आज भी इनके परिवार का जो नाम है वो कवीश्वर जाना जाता है। इनके पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। इनके पिता थे मोहनलाल भट्टे, जो उस जमाने के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। तथा इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण काव्य रचना रची, अनेक राजाओं के दरबार में रहे। तो इनकी जो मृत्यु हुई वह सन 1833 ईस्वी में हुई, अर्थात इनका निधन है 1833 ईस्वी में हो गया था। अब इनके जीवन के बारे में, इन्होंने साहित्य जगत में क्या कार्य किया, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि पद्माकर रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। रीतिकाल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनमें कवि पद्माकर का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वे अनेक राज दरबारों में रहे, अर्थात इन्होंने अनेक राजाओं के दरबारों में काव्य रचना की, इसलिए राज दरबारी कवि कहलाते थे। इनके अनेक राजा इनके आश्रयदाता थे। ऐसा माना जाता है कि बूंदी तथा जयपुर के राजाओं की ओर से इन्हें बहुत सम्मान दिया गया, बहुत सा दान दक्षिणा दी गई और इनके काव्य से प्रसन्न होकर के अनेक जयपुर और बूंदी के महाराजाओं ने इनको बहुत सी जागीरें भी प्रदान की। अतः इनका रहन सहन भी राजाओं जैसा था। इनका रहन सहन जैसे राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते थे। जैसे कई बार इनकी जब वो आते हुए दिखाई देते, ऐसा लगता था कोई राजा की सवारी आ रही है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। कविराज शिरोमणि के नाम से इनको उपाधि भी दी गई और साथ ही उन्होंने बहुत सी जागीर भी प्रदान की। इनके साहित्य जीवन के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थी ध्यान दें कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसमें किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, इसलिए आपको विधिवत समझाया जा रहा है। पूर्व की वीडियो में भी आप देख चुके हैं कि जीवन परिचय में कवि के जीवन संबंधी बातें लिखी जाती है और साहित्यिक परिचय में साहित्य जगत में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, किस प्रकार साहित्य में उनकी रुचि रही और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ या प्रमुख रचनाओं की रचना की। तो हम मानते हैं कि कवि पद्माकर भी एक प्रसिद्ध रीतिकाल के साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्यिक जगत में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ग्रंथों की रचना की।
तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनको अपन काव्य ग्रंथ भी कह सकते हैं, ये काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है हिम्मत बहादुर, उसके बाद है विरुदावली। प्रथम रचना का नाम आया हिम्मत बहादुर, दूसरी रचना है विरुदावली, फिर है पद्माभरण, उसके बाद आता है जगद विनोद। जगद विनोद के नाम से इनकी काव्य रचना है। फिर राम रसायन के नाम से भी एक प्रसिद्ध रचना है जो बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद इनकी एक ग्रंथ है गंगा लहरी जो इनकी प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। इसके बाद आता है प्रबोध पचीसी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली आदि काव्य ग्रंथ हैं। अर्थात कवि पद्माकर की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनमें ग्रंथ प्रमुख हैं और उनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचीसी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली आदि इनके काव्य ग्रंथ पाए जाते हैं। पद्माकर की भाषा बहुत ही सरल और सरस थी। उसमें इनकी जो प्रमुख भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा मानी जाती है। अर्थात जो सुधरी हुई बहुत ही श्रेष्ठ भाषा है इनकी, वो ब्रज भाषा के नाम से जानी जाती है। इन्होंने जो काव्य रचनाएं रची वो ब्रज भाषा में ही रची थी तथा इसके साथ ही उन्होंने अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में अवधी और बुंदेलखंडी भाषा का भी मिश्रण पाया जाता है। अर्थात अवधी और बुंदेलखंडी दो भाषाओं का मिश्रण भी इनके काव्य में पाया जाता है। ये इनके काव्य में जो ये मिश्रण है अवधी और बुंदेलखंडी, इसकी जो काव्य रचना बड़ी ही सरल, प्रवाहपूर्ण एवं गतिमय मानी जाती हैं। इनके काव्य में अलंकार की प्रधानता भी है। कवि पद्माकर ने जो अलंकारिक प्रयोग किया उसमें अनुप्रास अलंकार का भरपूर प्रयोग पाया जाता है। इसके साथ ही इन्होंने जो छंदोबद्ध रचनाएं रची उसमें जितना जो आकर्षण जो सवैया और कवि छंद का कवि पद्माकर की रचनाओं में पाया जाता है उतना अन्य कवियों में, उस जमाने के रीतिकाल के कवियों में नहीं पाया जाता। इसलिए यूँ कह सकते हैं कि इनका भाषा पर भी अद्भुत अधिकार था और जैसा इनके काव्य की जो गतिमयता और प्रभावपूर्ण की दृष्टि से देखें तो जो सवैया और कवि छंद का प्रवाह पाया जाता है उतना अन्य कवि में नहीं पाया जाता। इस प्रकार कवि अपने युग के, रीतिकालीन युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आप कवि पद्माकर के बारे में, इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। एक बार फिर आप समझ सकते हैं कि कवि पद्माकर रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में महत्वपूर्ण स्थान वाले कवि थे। इनका जन्म सन 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बांदा नामक जिले में हुआ था। इनके परिवार के सदस्य अर्थात इनके माता पिता और घर के सभी सदस्य काव्य रचना किया करते थे। इसलिए उस युग में इनके पूरे परिवार को कविश्वर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनके वंश को कविश्वर की संज्ञा दी गई क्योंकि परिवार के सभी सदस्य, इनके जो वंशज दादा, जैसे माता पिता, दादाजी जो भी थे वो सब कविता काव्य रचना ही किया करते थे। इसलिए इनका भी काव्य रचना में मन लगा। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है संपूर्ण जीवन में काव्य रचना करते करते हुई थी जो सन 1833 में मानी जाती है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में कवि पद्माकर का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये अनेक राजाओं के दरबार में रहे, ये दरबारी कवि माने जाते हैं, जिसके कारण बूंदी और जयपुर के महाराजाओं ने इनको बहुत सा मान सम्मान, इज्जत और दान दक्षिणा भी दी और बहुत सी जागीरें भी प्रदान की। अतः इनका रहन सहन भी राजाओं जैसा ठाट बाट से था और इनको जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जैसे जागीर भी, यानी बहुत सी धन संपत्ति और ज़मीन जायदाद भी इनको प्रदान की गई। इसी प्रकार
हम इसकी साहित्यिक परिचय के बारे में फिर से एक बार जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं जिसमें है हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचीसी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। कवि की जो भाषा है, कवि पद्माकर की जो भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा मानी जाती है, अर्थात इन्होंने जो काव्य रचना रची जो ब्रज भाषा में ही रची थी। इनके अलावा इन्होंने अवधी और बुंदेलखंडी का भी इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने अवधी और बुंदेलखंडी का मिश्रण करके भी बहुत सारी काव्य रचनाएं की। इनके काव्य में अलंकारिक प्रयोग बहुतायत में पाया जाता है, जिसमें अनुप्रास अलंकार का महत्व अधिक रहा है। और इनके काव्य में जो छंदमय रचना है वो सवैया और कवित छंद की पाई जाती है। जो सवैया और कवित छंद बड़े सरल और प्रभावपूर्ण हैं, जो आकर्षक हैं, ऐसे छंद उस युग के रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं पाए जाते। इस प्रकार कवि पद्माकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप लोगों को ज्ञात हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे की वीडियो में हम कवि पद्माकर के द्वारा रचित आपके पाठ्य पुस्तक में जो काव्य रचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।